सुभाषता के बड़े नेताओं में शुमार अरविंद राजभर जी हैं और मैं सीधे इनका रुख करता हूं। मधुबन कैसे आगमन हुआ आपका? मधुबन में हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मधुबन में संगठन विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। उसके उद्देश्य से भी हम आए थे अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी देने के लिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इसके साथ साथ मधुबन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई थी जो कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं, उनके परिवार में, उनके गाँव में ऐसी घटनाएँ घटित हुई, उनके भी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए उनके गाँव में हम आए हुए थे। अरविंद राजभर जी मुखर होकर बोलने में माहिर हैं, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिर्फ चुनाव के उद्देश्य से भ्रमण नहीं करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव प्रयास करती है कि हम ग्रामीण जनता से अपनी कनेक्टिविटी बना के रखें और ये चुनाव हो चाहे न हो, चुनाव सर पे रहे चाहे नीचे रहे, उससे हमारे सेहत पर या हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, जब चुनाव आयोग का घोषणा हो जाता है तो हमारी ऊर्जा दुगना हो जाती है, लेकिन हम हमेशा संगठनात्मक विस्तार के मूड में सदैव बने रहते हैं। इसलिए हम पूरे उत्तर प्रदेश से, मधुबनी नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करता हूं और उत्तर प्रदेश के दौरे में सिर्फ चुनाव ही उद्देश्य में नहीं रहता है, उद्देश्य संगठन विस्तार रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के उन समस्याओं को उठाने का प्रयास हम लोग करते हैं जिन समस्याओं से गांव के लोग जूझते हैं, अपनी समस्याओं को अपने अधिकारियों तक नहीं कह पाते हैं। अभी मैं घोसी विधानसभा में था, फिलहाल मैं मधुबन में हूँ। घोसी विधानसभा के एक गाँव में था, नोकहट गाँव में, वहाँ मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना के माध्यम से 5 गरीब परिवार का आवास आया हुआ था। किसी ने कंप्लेन कर दिया था, 4 महीने से आवास नहीं बन पा रहा था। मैंने इस चीज़ को महसूस किया, अगर मैं उस गांव में नहीं जाता तो ये लोग ऐसे ही परेशान रहते। हमने तुरंत यहाँ के डीएम से, सीडीओ से, एसडीएम से, बीडीओ से सबसे बात करके उसको लाइनअप कराया और उन लोगों का घर बनना चालू हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से हम उनकी समस्याओं को देखते हैं, उन समस्याओं को कलेक्ट करते हैं, उन समस्याओं को कलेक्ट करके हमसे जो होने लायक होता है उसको मैं करता हूं और जो बाबूजी से होने लायक रहता है उनको बता देता हूं, ताकि हर चीज़ नोट डाउन रहे। जब सदन की पटल पर बात आवे तो गांव, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की बात सदन में उठे और उनकी बेहतरी का कार्य हो। इसके लिए भी हम लोग घूमते रहते हैं। जब ग्राउंड पे आप आते हैं तो क्या कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका सामना आपको करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा सामना तो हमें करना पड़े से बिजली बिल का। बिजली बिल से हर व्यक्ति, हर घर परेशान है और मैं इन लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने हमारे ताकत को बढ़ाया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में विश्वास किया और नेताजी की बात को माना। उसी का परिणाम ये रहा कि कल 8 तारीख से जो बिजली बिल बकाया है, जितने भी गरीब परिवार के बकाये बिजली बिल हैं, इस पर मुख्यमंत्री जी एक मजबूत फैसला लेने जा रहे हैं। जो हम लोग कहते थे कि बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, तो सरकार ये निर्णय ले रही है या कल इसकी घोषणा भी हो जाएगी कि जितना भी बिजली बिल होगा उसका एक नॉमिनल अमाउंट उनको जमा करना होगा। बाकी मैक्सिमम जो है उसको माफ़ी के तौर पे ले जाएंगे लोग और एक एनओसी ले लेंगे कि हाँ, हमारा बिजली बिल जमा हो गया। तो इस पे भी हम लोग, दूसरी समस्या है स्वास्थ्य की। लोग वोट मांगते हैं, वोट लेते हैं, गांव में चौपाल करते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं कि हम जब जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। वो काम हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन हमारे में दूसरों में अंतर ये है, 1952 से लगातार एक योजना चल रही है कि अगर किसी के पास दवाई का पैसा, कोई इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु हो जा रही है या कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है तो सरकार पैसा देती है। लोग वोट मांगते हैं और हम लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि पिछली बार जिसको भी आपने वोट दिया क्या आपने मांगा पैसा? नियम में है कि किसी भी पीड़ित परिवार के इलाज के लिए 500 रुपया से लेकर 25 लाख रुपये तक का अनुदान होता है। और हम लोग इसलिए इस बात को कहते हैं कि हम लोगों ने अब तक 6.5 साल के कार्यकाल में 17.5 करोड़ रुपया दिलाने का काम किया। 17.5 करोड़ रुपया गरीब जनता को दिया गया है और किसी को 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, मैक्सिमम 25 लाख रुपया दे करके गरीबों का इलाज कराया जा रहा है। तो इसको भी गाँव में हम लोग बताते हैं, तो इसको जान कर लोग उत्साहित भी होते हैं कि ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग जरूर याद करेंगे। इसके साथ साथ गाँव में जाने के बाद, जैसे चाहे कोई भी सरकार, इवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, सारे लोग विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर गांव में जाके देखा जाए तो विकास सिर्फ एक नाम मात्र का रह गया है। गांव में जाने के बाद इस चीज़ को उजागर करने का काम हम लोग करते हैं। जिस गांव में, अभी मैं पिछले गांव में था, उस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, मैं दूर खड़ा था, गाड़ी दूर खड़ी हुई, गया मैं जिसके दरवाजे पर जाना था उसके 13 साल के बच्चे की मृत्यु हुई थी। मैं दूसरे के दरवाजे से होकर गया, मैंने पूछा कि यहाँ रास्ता, तो साहब कोई रास्ता नहीं। इस पे सरकार का फोकस होना चाहिए। हम लोग जो गांव-गांव घूमते हैं और जब हम लोगों को मौका मिलता है तो इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं
कि आज़ादी के लगभग 77 साल होने के बावजूद और 1952 से वोट देने के बाद भी अगर गांव में पगडंडी न हो, खड़ंजा न हो, आरसीसी न हो, इंटरलॉकिंग न हो, तो फिर ऐसे लोकतंत्र में जनता क्यों वोट करे। और एक जो सबसे अहम चीज़ है जो देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव का युवा अब जागरूक हो रहा है, वो अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वोट देने से पहले सोच रहा है, समझ रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे मांगना क्या है। आज के समय में मांगने से मिलता नहीं है। गांव में जाने के बाद हम युवाओं को उत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो। जाति, धर्म, ऊंच नीच, ये सारे भावनाओं को त्याग दीजिए और अपने विकास के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। जैसे अभी एक उदाहरण हम लोग लगातार देते रहे हैं, लड़ाई भी लड़ते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा कैसे लागू हो। कई बार हमारी बहस भी हुई, सरकार में थे तब भी सदन के अंदर भी इसकी चर्चा हुई। और मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि मेरी इस बातों की स्वीकारता देते हुए उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में उसकी स्थापना किया। विगत 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। अटल आवासीय विद्यालय में गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया। कहीं ना कहीं ये हमारे नेताजी की सफलता है। हमारे नेताजी ने जो कहा उसको सरकार करने का कार्य कर रही है। उससे भी बड़ी बात जो है, जिस आरक्षण को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, 27% आरक्षण, जिसकी बात 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश जी को निर्देश दिया था कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। सारे क्षेत्रों में वही लोग बड़े हैं, वही लोग आगे बढ़े हैं। जो जातियां छूट गई हैं उसका डिवाइडेशन करके उनको लाभ दे दिया जाए। अखिलेश जी की सरकार ने उस पर अमल नहीं किया, उसको अवॉइड कर दिया। हम लोग लगे रहे। माननीय नेताजी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी। 27% आरक्षण का डिवाइडेशन हुआ। 7, 9, 11 में उसको बांटा गया। अब मजे की बात यह है कि मैं लड़ता रहा, जब तक सरकार में रहे लड़ते रहे, सरकार से हटने के बाद भी लड़ते रहे। और हमारी लड़ाई, हमारे कार्यकर्ताओं के संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं की एकता और माननीय नेताजी की आवाज में जो बुलंदी है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को बाध्य कर दिया। अभी 4 दिन पहले रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो नेताजी के माध्यम से बनी है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करने के लिए तैयारी बना ली है। अब जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं ओबीसी में, जो आज तक अपनी आरक्षण का लाभ नहीं पा पाए हैं, नौकरी में नहीं जा पाए, ग्रुप A, B, C, D में नहीं जा पाए हैं, अब ऐसे लोगों को उसका अवसर मिलेगा, लाभ मिलेगा। जो गरीब परिवार अपने बच्चे को नौकरी में नहीं भेज पा रहा था, उसको भी नौकरी मिलेगा, वो भी खुशहाल होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। अरविंद राजभर तेज